अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टिकटॉक के बाद पेशे खिदमत है यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि मैंने टिकटॉक को सेकंड प्रायोरिटी पे छोड़ के यूट्यूब को अहमियत क्यों दी, और साउथ अफ्रीका में होने वाले सियासी एहतजाज और फसादात की आड़ में क्या कुछ हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं। बात करते हैं टिकटॉक से मैं काफी हद तक मायूस इस वजह से हो गया, ना सिर्फ मैं बल्कि बेशुमार कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं टिकटॉक के दोहरे मयारात की वजह से, टिकटॉक की नो मौलूद गाइडलाइन वायलेशन पॉलिसीज की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफी ज्यादा मायूस हैं, नाराज हैं। दोहरे मयार का यह आलम है कि फॉर एग्जाम्पल एक तरफ तो बिल्कुल नंग धड़ंग बरहना किस्म की वीडियोस, डांसेस और जिस्म की नुमाइश और जिस्म यानी कि जिस्म की सर्विसेज की मार्केटिंग हो रही है और टिकटॉक को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। और दूसरी तरफ हम बहस मुबासे में या अपनी किसी खबर में, किसी एनालिसिस में एक कार्टून इस्तेमाल करते हैं, एक इमेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें मामूली सी ब्राय नाम भी न्यूडिटी ना हो या हो तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है। कई दोस्तों की, कई लोगों की सालों की मेहनत को एक पल में टिकटॉक ने जाया कर दिया, अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और इनका रिपोर्ट एंड रिव्यू सिस्टम इतना नॉन प्रोफेशनल है और मॉडरेशन, लिंगुअल मॉडरेशन के ऊपर बैठे हुए वो लोग जिनको पाकिस्तानी और प्रो पाकिस्तानी कंटेंट अच्छा नहीं लगता, सरहद के उस तरफ से कुछ लोगों को हायर किया गया है और उनका टारगेट यही होता है कि जहां प्रो पाकिस्तानी पोस्ट होगी, प्रो पाकिस्तानी वीडियो होगी, उसको किसी ना किसी तरीके से फ्लैग करना है और उसको डाउन करना है। कुजा एक तरफ नंग धड़ंग गालियां पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, दीन के खिलाफ बोलने वाले सरेआम वीडियोस लगा रहे हैं, सरेआम गालम गलोच कर रहे हैं और उनकी वीडियोस के ऊपर रिपोर्ट्स करने के बावजूद कोई वायलेशन स्ट्राइक नहीं होती। ये दोहरे मयार हैं टिकटॉक के, जिसकी वजह से मैं और मुझ जैसे बेशुमार लोगों ने टिकटॉक को छोड़ के यूट्यूब के ऊपर मेहनत करने को तरजीह दी। अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है, लेकिन यह बात यकीनी है कि अब मैं टिकटॉक के ऊपर इतना रिलाय नहीं कर सकता। उसकी तरजीह को मैंने दूसरे या तीसरे दर्जे पे रख दिया है। टिकटॉक की ऐसी इसकी दो, जिसको हम कह सकते हैं कि दोहरे मयारात या नो मौलूदियत की वजह से इनकी कमजोर पॉलिसीज को लेकर कहने को बहुत कुछ है, जो कि आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करूंगा। उसके ऊपर हम बाकायदा एपिसोड्स करेंगे, उसके ऊपर बाकायदा हम प्रूफ्स के साथ मैं बात करूंगा और मुझे यकीन है कि बेशुमार दोस्त मेरी इन बातों से इत्तफाक करेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की तरफ कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है। सियासी एहतजाजों की आड़ में दंगे फसाद, लोगों के कारोबार बिजनेसेस को, तजारती मराकज को लूटा जा रहा है, कत्लो गारत हो रही है, 100 से जायद लोग जां बहक हो गए। असल में मामला क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, उनके औसाफ को कंपेयर करना पड़ेगा, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका में होने वाले इवेंट्स और पाकिस्तान में हो चुके इवेंट्स में बहुत ज्यादा मुमासलत है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। भट्टो को पाकिस्तान में क्यों नहीं मरने दिया गया, भट्टो आज तक क्यों जिंदा है, और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला अपने तमाम तर नजरियात के साथ कैसे मर गया और क्यों मर गया, या उसको क्यों मार दिया गया। ये वो पॉइंट है, अगर इसको हम समझ गए तो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है वो समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। भट्टो को जिंदा रखा गया, उसकी नस्लों ने, उनके जानशीन जो बेनिफिशरीज हैं, जो उनके वरसा हैं, उनके सियासी और कारोबारी मफादात के लिए भट्टो के
लेजेंड को, उसकी लेगेसी को जिंदा रखा गया, क्योंकि जब कोई कायद या उसका नजरिया जिंदा रहता है तो वो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव किसी भी मीन्स में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और जाता है। भट्टो को पाकिस्तान में जिंदा रखा गया नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी और इक्तदार को बरकरार रखने के लिए, और कौम को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को नस्ल दर नस्ल गुर्बत, जहालत और नजरअंदाजी के कुओं में धकेलने के लिए। याद रखिएगा, भट्टो को जिंदा रखना जरूरत है, जबकि वहां नेल्सन मंडेला को उसके नजरियात के साथ दफनाना जरूरत थी। जितनी देर तक नेल्सन मंडेला जिंदा रहा उतनी देर तक साउथ अफ्रीका बुलंदियों की तरफ जा रहा था। यह बात ढकी छुपी नहीं है। नेल्सन मंडेला की अचीवमेंट्स, कुर्बानियां और वो तमाम मुसीबतें और तकलीफें जो उसने साउथ अफ्रीका को एक नया साउथ अफ्रीका बनाने के लिए झेली, वो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों की फरमाइश होगी, तो उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड की जा सकती है। लेकिन फिलहाल वहां जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जनूबी अफ्रीका का साबिक सदर, जिसका नाम जैकब जुमा है, यह सब उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैकब जुमा, जो कि 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा, उसकी जो सियासी हिस्ट्री है, जो सियासी तगोदो थी, उस पर भी काफी वक्त चाहिए कि हम गुफ्तगू कर सके। लेकिन मैं चीजों को मुख्तसर रखते हुए आपको कुछ रिपोर्ट्स की रोशनी में पढ़ के सुनाता हूं, आपको बताता हूं कि असल में मामलात हैं क्या। सदर जैकब जुमा को कि हामियों की जानब से इसकी फौरी रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, और उसकी गिरफ्तारी हुई किस लिए? हत्ता के अदालत की एक केस में उसको सजा हुई और उसमें 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई, जिसके लिए उसने खुद को हवाला कानून कर दिया। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गया है। पुरतशद्दुद वाकयात में कमोबेश 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं, इन पर काबू पाने के लिए अब साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने फौज को पुलिस की मदद के लिए तैनात कर दिया है। लेकिन इस वक्त भी मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे हालात और वाकयात इनके काबू से बाहर हैं। खास तौर पे वो इलाके जो जैकब जुमा के आबाई इलाके हैं, जहां पे उसका जोर है। अब हत्ता के अदालत जो थी वो क्या थी और क्यों थी, और इस सदर की सियासी या उसकी जाती क्रेडिबिलिटी क्या है, ये एक अहम मामला है। चीजों को मुख्तसर करते हुए अगर मैं आपसे यह कहूं कि जैकब जुमा साउथ अफ्रीका का नवाज शरीफ या जरदारी है, तो यह एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। और जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है वो एग्जैक्ट वही हो रहा है जो हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अपनी चोरी चकारी और करप्शन को बचाने के लिए एक मजहबी जमात जो कि मजहब को इस्तेमाल करती है अपने सियासी और मुआशी मफादात के लिए, उसको इस्तेमाल किया, और हाल ही में पाकिस्तान में खूनी एहतजाज और मुजाहरे किए और पाकिस्तान को तारीकियों में धकेला। एग्जैक्टली जैकब जुमा को साउथ अफ्रीका में उसकी मेगा करप्शंस की वजह से जिन मुकदमात का सामना है, जिन इंक्वायरीज का सामना है, उससे बचाने के लिए तहरीक मुतहर्रिक है। बहुत से आप कह सकते हैं कि खैर है तो पार्टी के कारकुनान, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जहां कोविड की वजह से बेरोजगारी, लोगों का मुसलसल लॉकडाउन में रहना, एक नफसियाती डिप्रेशन, उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क के अंदर दोबारा जो क्योंकि साउथ अफ्रीका एक लंबे अरसे से रेसिज्म में इन्वॉल्व रहा है, और फिर उस रेसिज्म की वापसी
इन तमाम मामलात ने अवाम को, सिविलियंस को एक ऐसी नहज पे ला खड़ा किया कि वो गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने अपनी ये फ्रस्ट्रेशन निकाली कारोबारी मराकज पे। पाकिस्तानी, बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहां पे हैं जिनकी दहाइयों की मेहनत, कारोबार और जिंदगी जो उजड़ के रह गई। लेकिन शुक्र है कि अभी तक किसी भी पाकिस्तानी के जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुख्तसर अल्फाज में अगर हम ये कहें कि साउथ अफ्रीका में वही सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग PMLN या उनकी इत्तेहादी पार्टियों ने हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के मंशूर को लागू करने के लिए और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी में और जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे हैं, FATF, IMF और दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा और ऐसे बेशुमार इदारों की में उसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए ये गंदा सियासी धंधा, ये सियासी गेम खेली गई। एग्जैक्टली यही कुछ साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और ये जो बंदा, ये जो साबिक सदर है, इसने 2018 में इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते वक्त इसने एक खिताब किया जो कमोबेश आधे घंटे का खिताब था और इसमें उसने ये कहा कि वो अपनी हुक्मरान पार्टी जो कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है उसकी सरबराही से भी अलग हो रहा है और मुल्क की सदारत से भी इस्तीफा दे रहा है। लेकिन उसने साथ में यह भी कहा कि वो पार्टी के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन मुल्क की बेहतरी की खातिर वो सदारती मनसब छोड़ रहा है क्योंकि पार्टी की तरफ से 48 घंटों में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया था। खुद पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा दबाव का सामना था। बहरहाल इस्तीफा तो उसने दे दिया, लेकिन जाहिर है हर मुल्क में करप्ट लोगों की पुष्टपनाही करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं जो आज भी चाहते हैं कि जैकब जुमा वापस इक्तदार में आए और हमें उसके साथ मिलकर चोर बाजारी, लूट मार करने का मौका मिले। और इसका जीता जागता सबूत यह है कि एहतजाज मुजाहरों की आड़ में उन्होंने वो चोरियां, वो लूट मार करके दिखाया। नवाज शरीफ दुनिया के किसी भी कोने में पाया जा सकता है। पटवारी और चमूने दुनिया की किसी भी सरजमीन पर, किसी भी मजहब की आड़ में, किसी भी रंग और नस्ल की सूरत में तबाही मचा सकते हैं। यही खुलासा है साउथ अफ्रीका में होने वाली तबाही का। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए और कमी बेशी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने, आप दोस्तों ने मुझे टिकटॉक पे मोहब्बत और प्यार दिया, आपसे गुजारिश है कि मुझे इसी तरह से यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह तवातर से मैं वादा करता हूं कि कोशिश करूंगा कि रोजाना आपको एक वीडियो दूं, लेकिन शुरू में अगर कुछ तातीलात हो तो मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह वतन की, दीन की, इमरान खान की हिमायत में हमेशा डटा रहूंगा अगर आप मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा, हो सके तो टल्ली का बटन भी कुट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।